हेलो फ्रेंड्स, कम बैक अंकित एजुकेशंस। मैं डॉक्टर अयोध्या कुमार, आपका एजुकेशनली हमसफर। आपको आज एजुकेशंस के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, जिसमें हमारे ऐतिहासिक कालक्रम खंडों का व्याख्या किया गया है और हमारा जो लेवल है, हम जिस लेवल पे की बातें करते हैं, जिस लेवल का एजुकेशन प्रमोट करते हैं, उसका लेवल है हायर एजुकेशन, यानी आई मींस यूपीएससी। उस लेवल पे जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है लोगों के मन में, यानी कि हम हर स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी, एसएससी मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारी सोच उस तरह की बन गई है तो उस चीज को बदलने की बहुत जल्दी कोशिश कीजिए, जरूरत भी है। क्योंकि हमारे अपने प्रोफेशनली लाइफ में जो सबसे बड़ी विल्डनेस है वो अपने आप में, यानी कि जो हमारा अपनी सोच होती है, हमारे अपने आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने अपने अंतर्मन से, अपने आप से इस चीजों को महसूस कर लिया कि हमें इस काम को करना है, इससे कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपको इतिहास के विषय में, इतिहास के बारे में समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। हमारा जो इतिहास है, भारतीय इतिहास को 3 कालक्रम खंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमारे इतिहास के कालक्रम में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ऐतिहासिक परिवर्तन कहा जाता है कि परिवर्तन समाज का सबसे बड़ा पहलू है। और जब हम किसी भी चीज को, अगर हम अपने आप में भी लेकर चलते हैं, तो हम अगर किसी चीज को बनाते हैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ न कुछ नई चीजों का एडिशन होता है। हमारे एजुकेशन में भी इसी तरह की बातें आकर खड़ी होती है और हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृतियों में भी इन्हीं चीजों को देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारा ऐतिहासिक परिवर्तन, हमारे इतिहास का जो परिवर्तन, जो व्यू है, पार्ट है, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी रखता है। कहा जाता है कि हमारे आगे चलने वाले लोग, जो हमारे अपने पूर्वज हैं, उन्होंने हमें एक पद चिन्ह छोड़कर गए और हम उनसे बेटर करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने शुरुआत कर दी, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उसमें नई परिवर्तन को लाकर खड़ा किए हैं। हमारा इतिहास भी इसी तरह की व्यवस्थाओं को प्रमोट करता है। अगर हम अपने ऐतिहासिक परिवर्तन की बात करें तो इतिहास हमारा परिवर्तित तभी होता है जब हमारी संस्कृतियां परिवर्तित होती है, हमारे सोचने का तरीका परिवर्तित होता है, हमारे रहन सहन, चाल चलन, इसमें परिवर्तन आता, वहां से हमारा इतिहास परिवर्तित हो जाता है। प्राचीन काल में लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, कच्चे मांस खाते थे। उससे एक नया परिवर्तन आया है जिसे हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं। और मध्यकालीन भारत के बाद जो हमारा इतिहास का दौर चालू होता है उसे आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिकता का मतलब सभी को पता है। आधुनिकता, आधुनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हमारा मशीनीकरण से लेकर हमारी दिमागी तार्किक व्यवस्थाओं का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है। आधुनिकता यानी कि जो हम काम पहले जो पुरानी पद्धतियों से कर रहे थे, अब उसमें आधुनिकता आ गई। भारत हमारी खुद की कंट्री और इतिहास उसके बारे में जानना। देखिए मेरे दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास का जो सही कालक्रम रखा गया, निर्धारित किया गया है, वो मुगलों के बाद का रखा गया है।
मुगलों के पतन के बाद उत्तर में मराठा शक्तियों का उदय होता है। मुगलों के अंतिम दौर में यूरोपियन शक्तियों का आगमन होता है और नो डाउट जहां पर दो संस्कृतियां आपस में मिलेगी तो नई जो संस्कृति, नया जो जनरेशन आएगा ऑटोमेटिकली उसमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी। यही सारी चीजें देखते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो पहले हम भारत की अपनी व्यवस्थाओं को देख लें, मराठों का उदय और मुगलों का पतन। इसके बाद यानी इससे जो नया जो कार्यक्रम चालू होता है, यहां से हम लोग डिनोटेड कर देते हैं कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो चुकी है। गुड। एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है कि आधुनिकता के रास्ते पर चल लेना, निकल जाना, उसको अपने लाइफ में वेयर कर लेना, धारण कर लेना, आधुनिकता की यही पहचान होती है। और आधुनिकता के तौर पर अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी बहुत सारी चीजों को देखने को मिला। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर कोई कहता कि रात को बैंक से पैसे निकलेंगे तो हम लोग उसको क्या कहते थे, पागल हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आधुनिकता के दौर में हम सभी जानते हैं कि यह पॉसिबल हो चुका है। बिना फोन, बिना तार का फोन काम करेगा, इस पर भी हम लोग कहते थे कि ये पागल हो चुका है। लेकिन आज वो चीजें हो चुकी है, हर पॉकेट में फोन है। ये सारी चीजें जो है हमारा आधुनिकता की ही पहचान है और आधुनिकता के रास्ते पर हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे की तरफ जा चुके हैं। लेकिन शुरुआती दौर में कहा जाता है कि कोई ना कोई सिखाने वाला, बताने वाला, पढ़ाने वाला कोई ना कोई आकर खड़ा हो और इससे हम आगे की तरफ अपने आप को खड़ा कर सके। और कहा जाता है कि हमारे अपने खुद की लाइफ में परिवर्तन तभी आएगा जब हम ईगो सेटिस्फाइड करेंगे, हमारे अंदर ईगो आएगी, हमारे अंदर एक दूसरे को देखकर कुछ कर गुजरने का पैशन जागृत होगा। और यह पैशन हमारे पास जागृत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियन उपमहाद्वीपों का भारत में आगमन। यूरोपियन उपमहाद्वीप से जो वेड़ा आया था भारत में, वो व्यापार करने के लिए आया था, इकोनॉमिकली सिस्टम को डेवलप करने के लिए आया था। नो डाउट हम सभी जानते हैं कि भारत के पास बहुत अपार संपदा थी। इस संपदा को पाने की लालसा में विदेशियों ने भारत की तरफ रुख किया। इससे पहले भी यूरोपियन उपमहाद्वीप से जो मोहम्मदन मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम कंट्रियां थी, ईरान, इराक, इससे पहले की अगर हम बात करते तो सिकंदर महान भी आया था। लेकिन वहां से हमें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला जितना कि हमें यूरोपियन कंट्रियों से सीखने को मिला। समाज में सुधार, सामाजिक सुधार, संस्कृतियों में सुधार, शिक्षा में सुधार, शिक्षा में नई पद्धति का आगमन, हमारे जो आधुनिकता के जितने भी प्रसाधन है ये सारी बाहर से ही हम लोगों ने सीखकर अपने आप में डेवलप किया। अदरवाइज हम सभी जानते हैं हमारे जो इतिहास जो है ना, जो साक्षी है, जिसे हमने सीखा है, वहां पे देखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो लोग थे वो हाथों से ही काम करते थे। अंग्रेजों के समय में भी भारत में छापा खाना हाथ से होता था, कपड़े हाथ से बनाए जाते थे। जो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन छेड़ा था, उन सारे आंदोलनों का सार यही था कि चरखे से कपड़ा बनाना और अपने लिए तैयार करना, खेती करना, जमीन से सोना वो निकालना। जमीन से सोना का मतलब सोना नहीं होता, सोना जो गोल्ड बोलते हैं। भारतीयों का मानना है, भारतीय उपमहाद्वीप के महापुरुषों का मानना है कि भारत के जो लोग हैं वो इतने कर्मठ हैं, इतने मेहनती हैं कि धरती से सोना, धरती के सीने को चीर कर सोना उगा सकते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी बातें कही और जब उनको बोलने के लिए थोड़ा सा मौका मिला, जीरो पे बोलने का मौका मिला, तो हम सभी पढ़ने वाले बच्चे इस चीजों को पढ़ चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था अंतिम में, जीरो शब्द उनको बोलने पे मिला था और जीरो पे वो पूरे लगातार 1 सप्ताह तक बोलते रह गए। लास्ट में उन्होंने कहा था, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज इंडियन पीपल कीप द गोल्ड in soil box, but other countries people keep a soil in golden box.
यानी कि उनको दूसरों को देखकर दूसरों को उससे छीनने की आदत है, दूसरे को लड़ाकर उससे छीन लेने का, उसके अधिकारों का हनन करने की आदत है। लेकिन भारतीयों में ऐसा नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृतियां हमें यही सिखाती है कि दूसरे को सपोर्ट करो, तुम्हारा खुद सपोर्ट हो जाएगा, तुम्हारा भला खुद हो जाएगा। तो ऐसे संस्कृतियों के हम लोग वासी हैं, ऐसे संस्कृतियों में हमारा जीवन यापन होता है। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ मूव करते हैं। कहा जाता है कि भारत में मुगलों के अंत के बाद भारत में बहुत परिस्थितियां चेंज हुई। समाज में हमारे जो समाज के जो रहने वाले जो पॉपुलेशन थी उसमें अलग अलग शक्तियों का उदय हुआ और इसी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरी तरीके से साम्राज्य स्थापित कर लिए। मुगल भी विदेशी आक्रमणकारी थे, भारत में आए थे। उन्होंने भारत की संपदा को देखकर आए थे, भारत को लूटने के लिए आए थे और यहां पर आकर उनको दिखा कि भारत में बहुत सारी चीजें जो हैं, ऐसा हमें जो है ना केवल लूट के लेके एक बार चले जाएंगे, अगर हम यहाँ पे स्थापित हो जाते तो बहुत सारी चीजें जो हैं हमारी अपने के साथ जुड़ जाएगा। और इसी चीजों को पूरा करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और भारत को अपना जो है ना कर्मभूमि बना लिया, रहने लगे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए, कहा जाता है हमारे इतिहास में कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या काम किया कि उसका जो है इतने बड़े पैमाने पे विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे आंदोलन क्यों चलाए गए? क्योंकि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यहां से धन उगाने के बाद यानी कि जो उनको इनकम होता था वो यहाँ पे खर्च ना करके अपने कंट्री में जाकर खर्च करते थे। इन चीजों से भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के मन में काफी ज्यादा द्वेष पैदा हुआ और उन लोगों ने पूरी तरीके से यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले जितने भी सामाजिक लोग थे, प्राणी थे, उन सबों के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हुई जो 1857 के रूप में हमें देखने को मिलती है। चलिए हम आधुनिक भारत के विषय वस्तु के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आधुनिकता के रूप में भारत की पहचान मुगलों के बाद शुरू हुई। उत्तर में मराठी शक्तियों का उदय होता है, बल्कि मराठी शक्तियां भी मुगलों से कम नहीं थी, लेकिन उनके अंदर आपसी तालमेल न होने के कारण मराठी जो है मुगलों का स्थान नहीं ले पाए। मराठी मुगलों की तरफ विस्तृत साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए और इसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाला। यूरोपियन उपमहाद्वीप से आए हुए डच, फ्रेंच, पुर्तगालियों ने अपनाया और भारत को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में काबू कर लिया। भारत में आधुनिकता की विषय वस्तु एजुकेशन से शुरू होती है। अंग्रेजों ने जानबूझकर कहें या अनजाने में कहें, उनकी कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय समाज को ऊपर उठने का मौका दिया, शिक्षा को प्रोत्साहित करने का मौका दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुव्यवस्थाएं थी उसको समाप्त करने के लिए भारतीयों के अंदर ऐसे हमारे विचारधारा के लोग अपने आप को खड़ा किए जो भारतीय की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आगे की तरफ बढ़े और उसका सपोर्ट, उनको जो सपोर्ट जो है बाहर से आए हुए देशों से मिला, चूंकि वे लोग ये चाहते थे कि ये कभी भी अपने आप में समृद्ध न हो और ये जिस चीज को हिट कर रहा है उससे कभी भी भारत की संपूर्ण समुदाय का सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन यह उनकी गलत मान्यताएं थी। भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारत में भी लोग अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हुए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए और आपसी लड़ाई को भूलकर भाईचारे का सूत्रपात किया। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो है वो बड़ी ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि किसी को आप हर तरीके से छेड़ो लेकिन कभी उसके धर्म को मत छेड़ो, कभी उसकी संस्कृतियों को मत छेड़ो। लेकिन जो बाहर से आए हुए जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के धर्म को छेड़ा, जिसका परिणाम 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। 1857 का विद्रोह
यह एक बहुत बड़ा चिन्हित पड़ाव है जहां से विदेशियों ने भी मान लिया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका है और पूरी तरीके से भारत के लोग जो है ना, इनके मन में हमें दूर करने के लिए, हमें भटकाकर अपने साम्राज्य को खुद स्थापित करने की शक्ति जागृत हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसको उन लोगों ने कभी जागृत नहीं होने दिया। भारतीय समाज में यही फैलाते रहे कि भारत में कभी राष्ट्रवाद का उदय हो ही नहीं सकता। ऐसी सोचें जो थी उनकी थी, लेकिन उनको भी इस बात को मान लेना पड़ा। इस चीज को जानने के लिए उन्होंने 1905 में बंग भंग किया, बंगाल का विभाजन किया। बंगाल के विभाजन से उनको पूरी तरीके से ये चीजें सामने हो चुकी और पूरी तरीके से मान चुके कि अब भारत के ऊपर हमारा ज्यादा दिन तक साम्राज्य स्थापित नहीं रह सकता और जितना हो सके कुछ इनके साथ मिलकर, कुछ इनके ऊपर चीजों को लागू करके हम लोग यहाँ पे थोड़े दिन तक रुक सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि पहले के जैसी व्यवस्थाओं को स्थापित करें तो वो नहीं हो सकता। इससे पहले 1885 में अंग्रेजों ने अपने आप को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित दीवार यानी सेफ्टी वॉल, सुरक्षा कवच के रूप में एक पार्टी की स्थापना की जिसे नेशनल कांग्रेस पार्टी का नाम दिया गया, नेशनल कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजों ने इसे अपने सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीयों ने इसे अपना एक आगे बढ़ने की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के साथ बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने खड़े हो गए। कहा जाता है कि हमारा जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन हुए। अधिवेशनों में बहुत ऐसी जो भारतीय व्यवस्थाओं में भारतीय जो विचारधारा के लोग थे, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनके विचार में बहुत सारी कुंठित भावनाएं थी, उसको बाहर धीरे धीरे करके निकाला गया और फिर जाकर भारतीय आंदोलन को एक बड़ा सपोर्ट मिला, बड़ा ही सराहनीय सपोर्ट मिला और लास्ट में अंततोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हमारी सामाजिक धारणाएं, हमारे सामाजिक विचार, अब हम कहते हैं कि आधुनिक भारत में हमारा प्रवेश हम कैसे जानते हैं, तो सबसे पहले हमारी संस्कृतियां आकर खड़ी होती है, हमारा रहन सहन खड़ा होता है। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी के जो हमारे स्रोत हैं वो हैं अभिलेख, सिक्के, संस्कृतियों के पहनावा ओढ़ावा, उनके जो रहन सहन के जो घर भवन निर्माण, इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि भारत में भी आधुनिकता का दौर चालू हो चुका है और भारत भी अपने आप को परिवर्तन के दौर में शामिल कर चुका है। अंतिम मुगल शासक औरंगजेब, कहा जाता है कि मुगलों का जो अंतिम शासक औरंगजेब था वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा कुंठित भावनाएं रखता था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो खुद एक हिंदू महिला के गर्भ से पैदा हुआ था। उसका बाप सिर्फ मुसलमान था, लेकिन उसने हिंदुओं के प्रति जो अपमानजनक व्यवस्थाओं को स्थापित किया था, बनाया था, वो अपने साम्राज्य में बने रखने के लिए, अपने आप को अपनी पहचान बनाने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, मुस्लिम जो मौलानाएं थे उनका जो है ना प्यार पाने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए उसने ऐसा काम किया था। और भारत में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज जो थे वो पूरी तरीके से हावी थे, लेकिन कभी भी उनको आगे की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन काल में अंग्रेजों ने
यह बात पूरी तरीके से जाहिर कर दिया जब ये अधिकार मांगने, बंगाल का अधिकार मांगने के लिए गए थे, तो उसने साफ मना कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने कहा कि अब वो हमारा समय चालू होता है जब हमें बिजनेस, अपने बिजनेस व्यापार को स्थापित करने के लिए, बचाए रखने के लिए लौ और रक्त यानी अपने तलवार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बात जैसे ही औरंगजेब को पता चला तो पूरी तरीके से उनको जो है ना तहस नहस कर दिया, हरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हाथ जोड़कर पूरे फर्श पर लेटकर उसके सामने आग्रह किया कि हमें जो भी सजा दोगे, जो भी चीजें लगाओगे वो मैं पूरा करूंगा, लेकिन मुझे भारत छोड़ने का आदेश मत देना, इसे वापस कर लो। औरंगजेब ने उनको दोबारा से स्टेबल यानी कि उनके ऊपर बहुत सारी चीजों को कहा जाता है कि 1.5 लाख का जो है ना उनके ऊपर टैक्स लगाया और उनको पूरी तरीके से अपमानित किया, नाक रगड़वाया और फिर भारत में छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज भी इतने बेवकूफ नहीं थे, वो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि कैसे ये खत्म हो, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 जैसे ही उसकी मृत्यु आती है, कालक्रम आता है और जब वो मर जाता है तो ऑटोमेटिकली इनकी कूटनीतिक व्यवस्थाएं चालू होती है। उनके उत्तराधिकारियों को आपस में लड़ा लड़ा कर, कमजोर कर करके धीरे धीरे भारत की शक्तियों को छीन करते हैं और पूरी तरीके से भारत के ऊपर भारतीय मुगल शासकों के जो अंतिम शासक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो राजा थे, उन सबको पेंशन भोगी बना दिया था, यानी उनके महल में ही कैद कर दिया था। उनका सभी शक्तियां सीज कर ली गई थी, उनको पेंशन दी जाती थी कि आपका खर्चा आप इस पे आश्रित हो। चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब भारत में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस किस तरीके से, यानी कि जो भारत के जो आम लोग हैं, जैसे आंदोलन है, वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम आजादी का विद्रोह कहा जाता है, आंदोलन कहा जाता है। लेकिन अगर हम उसकी हिस्ट्री को देखें तो सिर्फ आजादी की ही नहीं बल्कि हमें अपने आप को सुधारने का, अपने आप को दिखाने का, सिर्फ वो सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि हर समाज का हर पहलू, हर समाज के सामाजिक पहलू को सुधारने का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया सामने आकर खड़ी होती है। और उन लोगों ने अपने तार्किक शक्ति से, अपनी बुद्धि से, विवेक से अंग्रेजों को बाहर हटाने की बातों को लाकर खड़ा किया। और इसमें किसान वर्ग से लेकर जमींदार वर्ग से लेकर सैनिक वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग से लेकर सभी शोषित हो चुके थे और सबों ने उसको पूरी तरीके से नकारने के लिए क्रमबद्ध तरीके से आगे आकर खड़े हुए। 1857 के विद्रोह में वो सभी साथ मिलकर खड़े हुए, जिसके कारण से अंग्रेजी शक्तियों का विनाश की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। और पूरी तरीके से 1857 के विद्रोह में कहा जाता कि अंग्रेजी शक्तियां यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी और भारतीय उपमहाद्वीप के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो आंदोलनकारी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने भारत के हर क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेकर खड़ा हो गए थे। लेकिन आधुनिकता की कमी के कारण इस विद्रोह को हार की तरफ मूव करना पड़ा। भारतीय 1857 के विद्रोह को, भारतीय विद्रोहियों को दबा दिया गया, किसी को फांसी दे दी गई, किसी को जेल भेज दिया गया और पूरी तरीके से इससे जो निजात पाने के लिए अंग्रेजों ने अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया, इसको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई क्योंकि भारत के लोग जो थे वो पूरी तरीके से जागृत हो चुके थे और आधुनिकता के दौर में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए हमारे बहुत बुद्धिजीवी जो थे आकर खड़े हुए। उस क्षेत्र में भी अंग्रेजों की जो मांगे थी, अंग्रेजों का जो दोगला नीति थी, दोहरी नीति, जिसको दोहरी नीति बोलते हैं, एक ही काम के लिए, एक ही वर्क के लिए, एक ही पोजीशंस पे अलग अलग वेतन दिया जाता था। इसके बावजूद भी भारतीयों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे की तरफ बढ़ते चले गए। इसमें हमारे जो बुद्धिजीवी थे, भारतीय बुद्धिजीवी, भारतीय समाज सुधारक, उन्होंने समाज को उठाने की कोशिश करी, समाज को जोड़ने की कोशिश करी और अंततोगत्वा उन लोगों ने पूरी तरीके से समाज को जोड़ा और फिर जाकर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमारी भारत की आजादी का दिन वो सामने आया, जो आज हम आजाद भारत के रूप में देखने को हमें मिलता है। भारतीय इस बात से बड़ी गर्वान्वित होते हैं कि आधुनिकता के दौर में वो अपनी पहचान आगे की तरफ
बढ़ा तो लेते हैं, बढ़ तो लिए, लेकिन पीछे जानने की कोशिश नहीं किए। हम सबों का फर्ज है, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें समाज में इस चीजों को बताने की जरूरत है कि समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से अपने आप को जो है और शक्तिशाली और पावरफुल बना सकती है। और वह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, एजुकेशन का माध्यम, पढ़ाई लिखाई का माध्यम। हमारा एजुकेशन हमारे जीवन को शाइनिंग देता है, चमक देता है, जो आगे की तरफ खड़ा होता है। और जब हम बातें करते हैं, पहले जो यूपीएससी, जो आज के डेट में यूपीएससी है, पहले ईसीएस के नाम से जाना जाता था, ईसीएस, आज इसे यूपीएससी कहा गया। भारत के जो लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, जब उन उस एग्जाम को फेस करके अपनी पोजीशन को बना लेते थे, कि उसके बावजूद भी उनको वो पोजीशन नहीं दी जाती थी जिससे कि वो आकर सामने खड़े हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भारत ने कभी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। और आज हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो हम उसी लेवल की एजुकेशन की बात करेंगे जो यूपीएससी को टच करता है, यूपीएससी को बनाकर खड़ा होता है। यूपीएससी जो पार्ट है, यूपीएससी जो सिस्टम है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और इसको जो है आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।